तो हेलो, आती हूँ इस चैनल पे पूरी की पूरी सोशल स्टडी फ्रॉम क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर है एंड दैट इज़ फेडरलिज्म। सो इस चैनल पर हम सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सारी क्लासेस की सोशल स्टडी पढ़ते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर जो है आज का आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। एंड स्पेशली अभी हम क्लास 9th और स्पेशली अभी हम क्लास 9th और क्लास 10th की सोशल स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। क्लास 8th के भी चैप्टर्स जो है आपको मिल जाएंगे, 6 and 7 के भी चैप्टर्स मिल जाएंगे जो बेसिकली यूपीएससी और आपका आईएएस और पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आते हैं क्वेश्चंस, लाइक जो जर्नल, जो ऑल ओवर जो जर्नल जो सोशल स्टडी से जो क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स वगैरह जो बनते हैं वो आपको सोशल स्टडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड दैट इज़ फेडरलिज्म। हम कर रहे हैं आज सिविक्स का चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है और फेडरलिज्म इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज कि किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं और डेमोक्रेसी। तो सारी डेमोक्रेसी जो है एक जैसी डेमोक्रेसी नहीं होती है, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी की कुछ अलग फॉर्म है, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी की कुछ अलग फॉर्म्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म। So first, to understand the term federalism, let us all go back to the power sharing arrangement in Belgium and Sri Lanka. तो फेडरलिज्म जो चैप्टर है इसको समझने से पहले, या फेडरलिज्म चैप्टर या फेडरलिज्म गवर्नमेंट या फेडरलिज्म जो वर्ड है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। बैक में क्या, जो हमने पावर शेयरिंग चैप्टर जो हमने पढ़ा था, पावर शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था, पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की ये दो स्टोरीज, हमने दो कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में था कि चेंजेस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्ब द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में जो है दो तरीके के लोग रहते थे, डच और फ्रेंच बोलने वाले। तो डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों में आपस में अनबन चल रही थी। ठीक है, तो 1993 से पहले यही सब हो रहा था कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से थी, ठीक है, तो उनमें आपस में एकोमोडेशन को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, जो आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा। तो 1993 से पहले क्या होता था, 1993 से पहले वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन स्टेट क्या होता था, स्टेट के हाथ में सारी चीजें नहीं होती थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम करना होता था तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हर काम के लिए जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये तो कोई वो नहीं हुई, या लाइक मतलब पार नहीं हुई, कोई ढंग की पार तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रखी थी। जो भी कुछ उसे अगर कुछ भी काम करना है बेल्जियम में तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से हर चीज के लिए उसे पूछना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट द रियल पार। लेकिन हुआ क्या कि बेल्जियम में और श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में भी इसी तरीके से था कि दो लोग थे आपके, तमिल और सिंघाला। ठीक है, वहां पे क्या था, ठीक है, सिंघाला, तो वहां पर क्या था, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती थी। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट थी और वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, जो सिंघाला थे, दो कम्युनिटी थी वहां पर भी, तमिल कम्युनिटी और सिंघाला कम्युनिटी। सिंघाला कम्युनिटी को ज्यादा वो प्रेफरेंस देती थी, हर चीज में प्रेफरेंस दे रही थी, पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा है। और तमिलियनों को जो है वो एलिनेटेड फील हो रहा था कि हमें जो है बिल्कुल अलग कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो जिसकी वजह से तब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में हो गई कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। तो यहां पर क्या था, यूनिटरी सिस्टम था गवर्नमेंट का। ठीक है, यूनिटरी यानी यूनिट यानी कि वन, एक होता है, यूनिट मतलब एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होने की वजह से नेशनल की यानी नेशन की, कंट्री की सारी जो पावर थी वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास में ये पूरी की पूरी पावर थी। ठीक है, अब वहां पर जब एलिनेटेड फील हुआ तमिलियन को, तो वहां पर क्या हो गया, श्रीलंका में हो गया आपका सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी कि दोनों कम्युनिटीज में जो है आपस में लड़ाई झगड़ा मच गया। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकेम अ फेडरल सिस्टम। इसी को कहा जाता है फेडरल सिस्टम, कि वहां पे श्रीलंका में सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरीके से सिंघाला को सपोर्ट करती थी। ठीक है, लेकिन तमिलियंस वहां चाहते थे कि वहां पे फेडरल सिस्टम आए। फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम में जो है दो पार्ट्स को जो है फेडरल सिस्टम में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक सेंट्रल, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में होता है। हमारी कंट्री इंडिया में दो तरीके की गवर्नमेंट है। ठीक है,
गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और गवर्नमेंट की पावर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल की अपनी अलग पावर है, स्टेट की अपनी अलग पावर है। द चेंजेस दैट टुक प्लेस 1993 gave the regional government constitutional power that were no longer depend on the central government। 1993 के बाद बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में एकोमोडेशन के बेस पर जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। फ्रेंच बोलने वालों को अलग पावर दी गई और डच बोलने वालों को अलग पावर दी गई, यानी कि जब उनकी पार्लियामेंट बनी, जब उनकी गवर्नमेंट बनी, कौन सी गवर्नमेंट बनी? वहां बनी फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, दोनों में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले 1993 के में जब गवर्नमेंट बनी प्रॉपर, तो उन्होंने एकोमोडेशन के बेस पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को की पार्ट्स को जो है डिवाइड किया। तो जो गवर्नमेंट बनी उस गवर्नमेंट में सेंट्रल में एंड स्टेट में, दोनों में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सेंट्रल में और स्टेट में पावर जो है, गवर्नमेंट की जो पावर है और गवर्नमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट हो गई सेंट्रल, सेकंड हो गई स्टेट। तो सेंट्रल में, स्टेट में, दोनों ही जगह पर उन्होंने फ्रेंच और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स जो हैं वो बराबर इक्वल कह सकते हैं काउंटिंग में रखे। अगर यहाँ पर 3 मिनिस्टर फ्रेंच के हैं तो 3 मिनिस्टर डच के होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 मिनिस्टर फ्रेंच के हैं तो 4 मिनिस्टर डच के होंगे। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एकोमोडेशन बेल्जियम का निपटारा किया गया। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्योंकि वहां पर भी पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट थी, अब बाद में यहाँ पर हो गई फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बेल्जियम में। नाउ कम टू द फेडरलिज्म। Now what is federalism? अब हम देखते हैं फेडरलिज्म क्या है। Now federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country। यानी कि ये जो है आपकी डेफिनेशन, ये आपकी बनती है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। तो अगर आप ये लिखना चाहते हो, जब भी डेफिनेशन अगर आएगी 1 मार्क्स में आएगी, तो आप ये भी लिख सकते हो एनसीईआरटी की डेफिनेशन। आप ये भी लिख सकते हो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दो पार्ट्स में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में पार्ट जो है वो डिवाइड करी जाती हैं। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर दैट व्हाट इज फेडरलिज्म। अभी आगे चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं। फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी 2 लेवल? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर हम अपनी कंट्री की, इंडिया की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो जरूरी होता है, ठीक है, जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फ्यू सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी कि वो इशू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है तो वो इशू स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, यानी कि डे टू डे में स्टेट में जो भी चीजें हो रही हैं डे टू डे लाइफ में, डेली उनके कोई स्कीम्स निकालना, गरीबों के लिए कुछ निकालना, कुछ नई नई चीजें निकालना, अपने स्टेट को किस तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट को कैसे डेवलप्ड करना है, ये सारा कुछ स्टेट के हाथ में। स्टेट को इन सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से है पूछना नहीं पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए कि हम ये कर सकते हैं अपनी कंट्री में, सॉरी स्टेट में, हम ये अपने स्टेट में ये बदलाव लाना चाहते हैं, ये बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी खुद की पावर अलग है, वो जो चाहे जिस, लेकिन तरीके से, जो चाहे का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो करना चाहिए वो जिस तरीके से उनके डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जनता के लिए, पीपल्स के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो कर सकते हैं, इतनी उनकी पावर है। These both level enjoy their power independent of the other। और ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपनी पावर को एंजॉय करती है, यानी कि अपनी पावर्स का यूज करके अपने देश को, अपने स्टेट को जो है डेवलपमेंट के सीढ़ियों पे चढ़ाती है। या आप कह सकते हो कि ये दोनों ही जो गवर्नमेंट वो अपने अपने हिसाब से, अपनी पावर्स के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो काम करती है अपनी अपनी स्टेट में और कंट्री में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है आपका, और इस वर्ल्ड मैप में आप यहाँ ये देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी की 2 तरीके की फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि अभी आपको बताया 2 फॉर्म्स कौन सी हैं, एक तो है आपकी फेडरलिज्म
और दूसरी है आपकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। जो रेड दिख रहे हैं ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी है यहाँ पर, ठीक है। जो रेड में जितने दिख रहे हैं, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, नाइजीरिया, इथोपिया, यहाँ पर आपके फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट है। रशिया, जहाँ पे आपके ये रेड रेड दिख रहा है, और जो आपको व्हाइट दिख रहा है यानी कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर यूनिटरी टाइप ऑफ अ सिस्टम है, यानी कि डेमोक्रेसी में। आप यूरोप में भी देखो, ठीक है, यहाँ जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पर आपके जो है यूरोप के बहुत सारे देश आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर है, ये है, ठीक है। फिर बोस्निया, हेक्सवानिया, ठीक है, यहाँ पर भी आपके यूनिटरी टाइप ऑफ अ सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पे जो है वो सिर्फ फेडरल सिस्टम ही नहीं है, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। अब हम देखेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम, 2 मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में आपको 2 लेवल की जो है गवर्नमेंट मिल जाएगी। वहीं यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, ओनली वन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी के हाथ में सारी पार्ट्स जो है वो होती हैं। ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सब यूनिट, या उसके नीचे उसकी सब यूनिट्स होंगी, लेकिन उन सब यूनिट्स को जो है इतना अधिकार नहीं दिया जाता है उस गवर्नमेंट को। जो उसकी सबॉर्डिनेट होती है उनको हेल्प करती है, लेकिन उनको इतना हक नहीं होता है, इतने पार नहीं होती है उनके पास, इतना अधिकार नहीं होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकें, ठीक है। आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट होती है। सेकंड देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंटर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो उनकी अपनी खुद की पावर्स होती हैं और उसके लिए वो सेंटर को आंसरेबल भी नहीं है। यानी कि अगर उसने, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर स्टेट में किसी तरीके का कोई भी ऐसा काम किया है, ठीक है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट पूछना चाहे कि भाई आपने स्टेट में ऐसा क्यों किया, तो वो आंसरेबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसे आंसरेबल देने के वो उसमें नहीं है, मतलब उनकी इतनी पावर है कि हमने जो किया अपने स्टेट में वो सही किया, हम आपको आंसरेबल देने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नेशनल लेवल है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक पावर है, उसी के पास, जो एक गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर्स इंक्लूडेड है, सारी पावर उसी के पास है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप ये करो अपनी स्टेट में, आप ये करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट फ्री है अपनी तरीके से काम करने के लिए, अपनी तरीके से अपनी पावर को यूज करके काम करने के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, और लोकल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सुनना पड़ता है, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर आंसरेबल टू पीपल। गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ठीक है। हमारे इंडिया में भी ऐसी है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कंट्री में कोई काम किया है तो लोगों को बताना पड़ेगा, अगर लोग पूछना चाहते हैं। आंसरेबल टू द पीपल एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर स्टेट ने अपने स्टेट में कुछ ऐसा काम किया जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आया, तो स्टेट गवर्नमेंट हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल। सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लोगों को आंसरेबल है, लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर लोगों ने पूछा तो। सो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ पर जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है, वन लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये लोगों को आंसरेबल नहीं है। यानी कि लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछना चाहते हैं, आपने ये रूल क्यों बनाई, ये पॉलिसी क्यों बनाई, ऐसी स्कीम क्यों बनाई, कुछ भी चेंजेस किया है अगर, तो वो पीपल को आंसरेबल नहीं है। वो ना हमने बनाई हमारी मर्जी, हम अपनी तरीके से देश चला रहे हैं, हम अपने उसमें, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम आपको आंसर देने के उसमें नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो है एग्जाम्पल आ जाता है इंडिया एंड यूएसए। श्रीलंका और चाइना में यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और यूनिटरी और श्रीलंका और चाइना के बाद आपका ब्रिटेन में और फ्रांस में, ब्रिटेन और फ्रांस में भी जो है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। आ जाते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है।
वही फेडरलिज्म जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो चीज अलग होती है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे फेडरलिज्म के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि पावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड रखा जाता है। एक होती कुछ पावर्स होती हैं, कई पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ पावर्स होती हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब हम उसको अप्लाई करते हैं फेडरलिज्म, जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे और जब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम फेडरलिज्म अप्लाई करेंगे, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म को कैसे फॉलो किया जाता है ये मैं बताना चाह रही हूँ। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म को जो फॉलो किया जाता है तो उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज कि थ्योरी, कई बार मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि बुक्स में जो लिखा होता है, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकली अप्लाई चीजें नहीं होती हैं। सोशल स्टडी में स्टिल हिस्ट्री, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी हो गई आपकी और इकोनॉमिक्स हो गई, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं वो प्रैक्टिकली आसपास के एनवायरनमेंट में वो अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। फर्स्ट फीचर हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर है हमारा, देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के हमारे 2 लेवल हैं, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये फर्स्ट फीचर है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली फेडरलिज्म क्यों अप्लाई नहीं होता है? लाइक ऐसा होता है कि फेडरलिज्म लिखा हुआ है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी है फेडरलिज्म टाइप ऑफ अ डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट है। ये किस में लिखा है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकली चीजें होती है तो कहीं ना कहीं पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा डोमिनेट करती है। लेकिन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है जितने भी इश्यूज हैं उनमें से कई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सारे इश्यूज पर स्टेट गवर्नमेंट की अलग पार नहीं होती है। बहुत मैनी ऑफ द टीचर्स टोल्ड यू कि स्टेट की अलग अपनी पार होती है, सेंट्रल की अलग पार होती है, ठीक है होती है, लेकिन सब मुद्दों पे नहीं होती है, सारे इश्यूज पे नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर वो नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो स्टेट गवर्नमेंट फिर कुछ भी जो है कुछ गलत भी, वैसे तो गलत नहीं करेगा लेकिन फिर गलत डिसीजंस जो हैं वो कई बार ले लिए जाते हैं बाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी आ जाती है विलेज लेवल पर एंड सिटी लेवल पर, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड फीचर, हम आ जाते हैं। सेकेंड फीचर है हमारा डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल अलग है, स्टेट अलग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग है, लेकिन ये तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो गवर्नड तो सेम टाइप के लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। गवर्न जो है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं, सिटीजन्स कोई अलग अलग नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए अलग लोग दिए हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पीपल दिए हुए हैं कि भाई आप जो है इन लोगों पे रूल करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को अलग लोग दिए हैं, आप भाई इन लोगों पे रूल करेंगे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको अलग पीपल्स दिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग लोग नहीं है, सेम पीपल हैं, हम सारे सिटीजन्स हम सेम हैं, लेकिन हम अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा रूल या गवर्न किया जाता है। हम पे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो हमको गवर्न करती है। बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लीगलेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका अपना अलग एक जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है? लीगल अथॉरिटीज, ठीक है। लीगल अथॉरिटीज को भी और उसको और इजी बना देती हूँ मैं। लाइक जुरिडिक्शन का मतलब होता है आपके कोर्ट सिस्टम, और इजी अगर आप बोल दो तो कोर्ट सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को रूल करती है, ठीक है, पूरी कंट्री को देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, होल ऑफ द कंट्री को देखेगी, तो उसका जो जुरिडिक्शन वाला जो सिस्टम है वो अलग चलता है, ठीक है। कोर्ट सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये इसको कहा जाता है जुरिडिक्शन। स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लीगलेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से टैक्स ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से लीगली काम कर रही है अपनी कंट्री में। समझ आया? जुरिडिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, वो एरिया जिसके ऊपर किसी की अपनी लीगल अथॉरिटी है। द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट्स। और वो एरिया कैसे डिफाइन किया गया है? वो एरिया ज्योग्राफिकल बाउंड्री के थ्रू भी डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सब्जेक्ट्स पर डायरेक्टली कंट्रोल करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये आपने
आप 10th में हो या आपने 8th में पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखती है, पूरी कंट्री का, होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश का देखती है। फाइनेंस, डिफेंस की चीजें देखती है, ठीक है। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी अलग चीजें देखती है, लाइक एजुकेशन हो गया, अपने स्टेट का एजुकेशन देखेगी, रेलवे हो गया, रेलवेज, शिपिंग, ठीक है, जो शिप्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ जो जाते हैं, शिपिंग हो गया, एयरवेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको डायरेक्टली कंट्रोल करती है, डायरेक्टली इस पे मनन करती है, डायरेक्टली इसको लुक आफ्टर करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजों को देखेगी, इंक्लूड द पुलिस, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, अपने स्टेट का एग्रीकल्चर देखेगी, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, अपने स्टेट का देखेगी, ठीक है। एजुकेशन हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एजुकेशन देखती है स्टेट गवर्नमेंट, अपने स्टेट का एजुकेशन। हेल्थ हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, सॉरी हॉस्पिटल्स हो गए, और एजुकेशन में आपके स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, हेल्थ में हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों ही साथ में मिलके चीजों को जो है वो दोनों साथ में मिलके चीजों को देखती है। उनमें से लाइक है मैरिजेस हो गई, आपको बता देती हूँ, मैरिज, फैक्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। इस पर जो है दोनों गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके वर्क कर। सेकंड, थर्ड हम आ जाते हैं फीचर्स। द जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर लेवल का जो जुरिडिक्शन है, ठीक है, हर लेवल पे जो भी जुरिडिक्शन काम करेगा, यानी कि कोर्ट सिस्टम, हर लेवल का जो कोर्ट सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस जुरिडिक्शन पे काम करेगा, कौन कौन सी चीजों पे काम करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दस एग्जिस्टिंग एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी कि ये जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी जुरिडिक्शन है, या ये कौन डिसाइड करेगा कि फेडरलिज्म है हमारी कंट्री में, तो फेडरलिज्म में इन इश्यूज पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, इन इश्यूज में स्टेट गवर्नमेंट इन सारी चीजों को देखेगी। ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ईच टायर। अब ईच टायर में आपका सेंट्रल भी आ जाता है, स्टेट भी आ जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ जाती है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे वो चेंज नहीं किए, वो सेम है, ठीक है। यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, यानी कि उनको चेंज नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजन सेंट्रल के लिए भी सेम है, स्टेट के लिए भी सेम है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी सेम है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अगर कोई चेंजेस करना है तो वो चेंज करने में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव टू कंसेंट, दोनों लेवल ऑफ की गवर्नमेंट जो है उसका कंसेंट जो है वो जरूरी है। इतना समझ आ गया आप? तो दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उन दोनों का कंसर्न चाहिए अगर कोई भी चीज जो है फंडामेंटल कोई भी प्रोविजन अगर चेंज किया जाता है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का इंटरप्रेट कर सकती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का चेंज कर सकती है। द पावर ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द पावर ऑफ अ डिफरेंट, कोर्ट जो है डिफरेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल की अलग है, स्टेट और लोकल सेल्फ, तो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उन पावर्स को कोर्ट जो है वो अदला बदली कर सकता। तब इंटरप्रेट भी तब हो सकता है कि कंट्री को इस चीज के चेंज होने से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी चेंज हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन umpire if disputes arise between the different level of the government in the exercise of their respective parts. Act and umpire की तरह काम करता है कोर्ट if dispute arises between different level of government. अगर different level of ये जो government है, सेंट्रल और स्टेट और लोकल, सेंट्रल और स्टेट में ज्यादा डिस्प्यूट्स कई बार जो है होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होता है तो जो कोर्ट जो है वो एक अंपायर की तरह काम करता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए,
इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, यानी कि कोर्ट की जो पावर है, कोर्ट अपनी पावर के हिसाब से जो है इन दोनों सेंट्रल और स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज एंश्योर्ड, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां कहां कितना कितना पैसा लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इंश्योर्ड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल, हर लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके पास जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू किस फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। अभी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। इस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है, सेफगार्ड करना है, प्रमोट करना है, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना है और कंट्री की यूनिटी को सेव करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है और होना चाहिए। एक्चुअली में होता नहीं है, कई बार मैंने कहा ना थ्योरेटिकली अलग है, किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो अलग हो जाता है, प्रैक्टिकली कई बार अलग हो जाती है चीजें। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार नहीं करती है यूनिटी प्रमोट, और जो विलेज लेवल पे या सिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनका भी यही ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अब कितना करती है कितना नहीं करती है वो तो आप लोग अपने देश में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है यानी कि जो रीजन के बेस पे जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, रीजन के बेस पे, ठीक है, ये हमारा हिंदू इलाका है, ये हमारा मुस्लिम इलाका है। ठीक है, अभी आप न्यूज में देख ही रहे हो, मुस्लिम्स हिंदुओं को मार के निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स को मार के निकाल रहे हैं, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम्स भी नहीं, अब हिंदू और क्रिश्चियंस भी शुरू हो गया है, एक और नई चीज शुरू हो गई है। अगर क्रिश्चियंस जो हैं, अब क्रिश्चियंस तो शुरू से ही कभी लड़ाई करने वाले नहीं रहे हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस अगर अपने घर में अपने चर्च में बैठ के, अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो देखा है, अपने चर्च में क्रिश्चियंस जो है वो ईस्टर की चुपचाप बैठ के जो है अपनी प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं, अपने सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो वहां पर हिंदू लोग जो है वो डंडे और लाठी लेकर जो है वहां पर पहुंच गए हैं, वहां चर्च के अंदर। आप सोचिए, चर्च इज, जैसे हिंदू उसके मंदिर होते हैं, मुस्लिम्स के मॉस्की होते हैं, उसी तरीके से चर्च एक बहुत ही पवित्र स्थान क्रिश्चियंस का माना जाता है। चर्च के अंदर डंडे और लाठी लेके पहुंच गए कि ये जो तुम आराधना कर रहे हो, ये गाने जो गा रहे हो, ये जो ईस्टर की जो है मीटिंग्स ये कर रहे हो, प्रार्थना जो कर रहे हो, प्रेयर्स जो कर रहे हो, जैसे कि हिंदू लोग कभी प्रेयर नहीं करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन इंग्लिश में उसे प्रेयर कहते हैं, हिंदी में प्रार्थना कहते हैं या दुआ कह देते हैं, दुआ उर्दू में कहा जाता है। इसको बंद करिए, इसको मत करिए, लाठी डंडे लेके पहुंचे कि अगर कोई हमें वो करेगा तो हम मारेंगे। लेकिन क्रिश्चियंस आर बीइंग, क्रिश्चियंस बने ही हुए हैं नेवर टू फाइट। नेवर टू फाइट क्यों है? क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर, हमारी बाइबल के अंदर जो है हमें क्रिश्चियंस को ये सिखाया गया है कि कभी किसी से नहीं लड़ना है, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा या लड़ाई नहीं करी। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यही होता है रीजन के बेस पे डाइवर्सिटी करना। मुस्लिम कह रहा है ये मेरा इलाका है, हिंदू कह रहा है ये मेरा इलाका है, क्रिश्चियन तो कभी कहते ही नहीं हमारा इलाका है, ना ही सिख्स जो है कहते हैं कि हमारा इलाका है। लेकिन हाँ, अगर सिख्स के ऊपर कोई मुसलमान या हिंदू अगर कोई लड़ने के लिए आ जाते हैं तो सिख्स जो है लड़ते जरूर है, लेकिन क्रिश्चियंस तो वो भी नहीं करते हैं, क्रिश्चियंस जो है लड़ते भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा इलाका है, जाओ ले जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम दूसरे एरिया में चले जाएंगे, हम दूसरे रीजन में चले जाएंगे, दूसरी जगह हम अपना चर्च बना लेंगे, दूसरी जगह हम अपना घर बना लेंगे। हिंदुस्तान में बहुत जमीन जो है खाली है, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो लोग मरते भी हैं, जमीन खाली हो ही जाती है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है? एक आइडियल फेडरल सिस्टम ये होता है जहां पर जो फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको आइडियली दोनों ही गवर्नमेंट जो है उसको फॉलो करें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आइडियली उसको फॉलो करें। आइडियली का मतलब है प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें, उसमें किसी भी तरीके की, कह सकते हैं हम इन प्रॉपर हिंदी, कोताही ना बढ़ती जाए, ठीक है। लेकिन क्या सब कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में क्या ये फेडरल सिस्टम जो है एक आइडियल सिस्टम है? क्या फेडरल सिस्टम जो है आइडियली जो है वो फॉलो होता है? तो फेडरल सिस्टम को अगर आइडियली फॉलो करना है तो एक तो है भाई म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है दोनों ही गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का म्यूचुअल ट्रस्ट है। म्यूचुअल दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके कि भाई ठीक है ये काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये काम किया है, वो भाई हमें विश्वास है वो अपना काम सही से करेगी, ठीक है। दूसरा, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ ही रहना है, एक साथ ही मिलके वर्क करना पड़ता है। उसमें आप किसी भी तरीके का वो नहीं कर सकते कि नहीं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से
के साथ रहकर मैं वर्क नहीं कर सकता, या मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के मैं वर्क नहीं कर सकता। तो म्यूचुअल ट्रस्ट में गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट को जो रूल्स बनाए जाते हैं पावर शेयरिंग के लिए, तो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स पर जो है वो एग्री करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट को जो है वो एग्री करना पड़ता है। दूसरा है टू लिव टुगेदर दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि दोनों के बीच में जो एक साथ रहने का जो एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि भाई दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो मिलके काम करेगी, ये है टू लिव टुगेदर का मतलब कि भाई दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिलके काम करे। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के लिए वो अबाइड है यानी कि उस एग्रीमेंट से दोनों ही सरकारें जो है वो बंधी हुई हैं। दोनों गवर्नमेंट्स ही नहीं, इवन जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो इसके बाद स्टेट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको भी ट्रस्ट बिल्ड करके और जो एग्रीमेंट हुआ है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, उसके थ्रू काम करना पड़ता है। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर मतलब आपस में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा और एग्रीमेंट रहेगा, कोई भी चीज़ सेंट्रल स्टेट पे नहीं थोप सकता, स्टेट लोकल पे नहीं थोप सकता है। जो एग्रीमेंट्स हैं उसके थ्रू अबाइड होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ये जो हमने अभी जो फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के, ये एक कॉमन फीचर थे कि भाई दो टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पावर्स जो है दोनों गवर्नमेंट में शेयर होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का अलग वर्क होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग वर्क होता है। टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम जो है क्या है, या टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो है वो कौन कौन से टाइप के फेडरलिज्म है, ठीक है। नाउ द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, यानी कि हर कंट्री में या हर डेमोक्रेटिक कंट्री में सेंट्रल और स्टेट की जो पावर्स हैं फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हर कंट्री में अलग अलग होती हैं। इसीलिए बोला गया है कि वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो हर कंट्री में अलग अलग होती हैं। दूसरा एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर भी बनाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। अब ये जो बैलेंस बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बनाया गया है, जो लिखा गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भाई इतनी पावर होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की भाई इतनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बैलेंस डिपेंड करता है मेनली जो हिस्ट्री में, यानी कि जब अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कि देश आज़ादी से पहले जो है इन विच फेडरेशन वॉज फॉर्म, मतलब हमारी जो फेडरलिज्म जो आया इंडिया में वो किस रीज़न की वजह से आया, हमें फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट जो है वो क्यों बनानी पड़ी, उसको देखते हुए, हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हुए बैलेंस जो है बनाना पड़ता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सो देयर आर टू काइंड ऑफ अ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। तो दो तरीके से फेडरल सिस्टम है, दो टाइप का फेडरल सिस्टम है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दो टाइप का कौन सा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अब हम देख लेते हैं। नाउ कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि सब लोग मिल के जो है एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स थे और सब लोग मिल के जो है सबने मिल के एक साथ एक बड़ा ग्रुप बना लिया, एक बड़ा फेडरेशन सिस्टम बना लिया। दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि फेडरेशन है, बड़ी कंट्रीज है, ये बड़ी कंट्री नहीं बोलेंगे, यानी कि बड़ा एरिया है, हाँ कंट्री भी बोल सकते हैं कि कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और उसमें जो है बहुत बड़ी कंट्री में, लाइक अगर हम इंडिया का एग्जांपल हम यहाँ पर रखेंगे अगेन फिर से, इन द टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, रीजनल डिस्पैरिटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो फेडरेशन की जो पावर थी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो डिवाइडेड कर दी, मतलब डिफरेंट स्टेट्स को जो है इंडिया ने दे दी, ठीक है। नहीं कि आपकी कंट्री है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद फेडरेशन को अलग अलग जो डिफरेंट क्या बोल सकते हो आप उसको, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग पार्ट जो है वो दे रखी है। यानी हमारा देश क्योंकि पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है पॉपुलेशन, तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ आगे चल के, मतलब जब बनाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फेडरलिज्म रखा गया, तो उसी टाइम ही रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति धर्म के लोग इतने थे, और उस टाइम पर ही इतना हिंदू मुस्लिम राइट्स लड़ाई झगड़ा उस टाइम पर ही होता था, देश आज़ादी के टाइम पर भी बहुत होता था। तो इसलिए उनको यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिक्रिएट जब किया जा रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को ये बात समझ में आने लग गई कि भाई हमें जो है अब पावर को आगे चल के डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अभी ही पावर को डिवाइड कर दें, क्योंकि इतने बड़ी कंट्री को, इतने बड़े देश को एक ही पावर जो है वो होल्ड करे, यानी कि पहले जो है यूनिटरी होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती थी, तो इतने बड़े देश को एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको होल्ड करके रखे, तो वो नहीं हो पाए। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। जो
इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उनका अपना सारी चीज़ें थी, अपनी जुडिशरी थी, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, अपना सब चीज़ थी, अपनी आर्मी थी, अपनी सिक्योरिटी थी, अपना सब कुछ था। लेकिन उन छोटे जो स्टेट्स थे, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन छोटी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने सोचा कमिंग टुगेदर कि हम एक साथ आकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं, एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, अब बड़ा फेडरेशन बनाएंगे तो बड़ा फेडरेशन से क्या होगा, हमारी पावर एक साथ ज्वाइन हो जाएगी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक साथ ज्वाइन हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी एक साथ ज्वाइन हो जाएगी, हमारी जुडिशरी एक साथ ज्वाइन हो जाएगी, एंड वी बिकेम मोर पावरफुल, जिसके वजह से हम और ज्यादा पावरफुल भी हो जाएंगे। तो उसका एक एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थे, यानी कि फेडरलिज्म में वो सब एक साथ तो आ गए, लेकिन हर स्टेट की यूजुअली हैव इक्वल पावर, सबकी जो है वो इक्वल पावर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। जो अगर आप मैप देखते हैं तो हर स्टेट की जो है वो अपनी इक्वल पावर है, ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा पावर है, किसी की कम पावर है, ऐसा वहां पर नहीं है। कुछ कंट्रीज में होता है, पावर को कम या ज्यादा रखा जाता है, लेकिन वहां नहीं है। द मेन एम ऑफ दिस फेडरेशन इज टू पूल देयर सोवरेनिटी। इस जो फेडरलिज्म सिस्टम का जो मेन एम था कि जब सब लोग जो साथ में आए, तो इस फेडरेशन का क्या मेन एम था? मेन एम था कि सोवेनिटी होनी चाहिए, यानी कि इनका अपना खुद का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई फॉरेन सोवेनिटी मींस फ्री फ्रॉम द अदर कंट्री रूल, ठीक है, तो कोई अदर कंट्री का रूल नहीं था। मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, सबकी अपनी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। सारी जो स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जब वो एक साथ मिल गए तो उनकी सिक्योरिटी जो थी वो जो है वो ज्यादा बढ़ गई। लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो बड़ी कंट्री होती है, लार्ज बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, या और भी बहुत सी कंट्री हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे, स्पेशली हम यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लेंगे और इंडिया में फेडरेशन किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। तो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है और एरिया वाइज भी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इतनी बड़ी कंट्री में रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे बहुत ज्यादा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग कास्ट, ये कास्ट वो कास्ट, डिफरेंट, तो उसको जो है संभालना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो है पार, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो पार है, उन पार को अगर हमें अपनी ही कंट्री में अगर हमें यूनिटी रखनी है तो यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें कुछ पार्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को भी देनी पड़ेगी और नेशनल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पार्स रहेंगी। लार्ज कंट्री ने ये डिसाइडेड किया कि पार को इन दो लोगों में जो है डिवाइड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइस विज द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं कहीं पे जो है स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो ज्यादा होती है, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी ज्यादा है। In this type of a federation, there is an absence of a pooling sovereignty and maintaining identity. तो इस टाइप की गवर्नमेंट में, इस टाइप की फेडरेशन में जो है आइडेंटिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट की आइडेंटिटी को, साथ ही साथ सोवेनिटी नहीं होती, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट, ओवरऑल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी चीजें जो है होल्ड करता है, सब चीजें। लाइक अगर कोई फेडरलिज्म को चेंज करना चाहता है, फेडरलिज्म की कुछ चीजें चेंज करना चाहता है तो वो ऐसे चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में उसको जो है अगर कुछ चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह मशवरा जिसे कहते हैं, डिस्कशन वगैरह जो है वो करना पड़ता ही है एनी हाउ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है जो दिया हुआ है यहाँ पे इंडिया एंड बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में भी इसी तरीके की फेडरलिज्म को डिवाइड किया गया था डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में, ठीक है। व्हाट मेक्स अ कंट्री फेडरल कंट्री? क्या चीज है जो कंट्री को फेडरल कंट्री बनाता है? क्या चीज है जिससे हम कह सकते हैं कि ये कंट्री फेडरल है या फेडरलिज्म इस कंट्री में फॉलो होता है? लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, बुक्स में हम एनसीईआरटी के, स्पेशली एनसीईआरटी के बुक्स में कुछ लिखा होता है, प्रैक्टिकली वो चीजें अप्लाई नहीं होती है। मैनी ऑफ द टाइम्स आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिकल चीजें बुक्स की लिखी हुई चीजों की बिल्कुल अपोजिट होती है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? और क्या चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल बनाती हैं? The first is India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. यानी इंडिया जो है आज जो इंडिपेंडेंट बन के आया है, आज जो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, रिपब्लिक और इन सारी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो कर रहा है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीज़ों को जो है फॉलो करता हुआ आ रहा है इतने सालों से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए पेनफुल रही हैं और बहुत ज़्यादा ब्लडी पार्टीशन एक हमने झेला है। यानी कि आप लोगों को पता ही है 1947 के बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1947 के दौरान और 1947 से पहले ब्लडी पार्टीशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में जो है अपनी जान गंवा दी है, ठीक है। सो आज जो हमारा इंडिया आप देखते हो, आज जो इंडिया डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, रिपब्लिक और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स को यूज करता है, लेकिन एक्चुअली में
मैं देखो जो बुक में लिखा है वो भी लिखा है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कहने को हमारे पास रिपब्लिक है, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है, फेडरलिज्म है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हम इन सब चीज़ को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक धर्म जाति के लोग जो है इक्वल माने गए हैं, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री में इक्वालिटी आज भी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं आज भी एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, चाहे फेडरलिज्म आ जाए, चाहे डेमोक्रेसी आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई जो है हमारी कंट्री में आज तक नहीं खत्म। अब हिंदू क्रिश्चियंस को भी मारना शुरू कर दिया। हिंदू अब तक मुस्लिम को तो मार ही रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, लेकिन मुस्लिम्स कभी क्रिश्चियंस को जो है हर्ट नहीं करते। हिंदू जो है वो मुसलमान को भी मार रहा है, हिंदू जो है वो क्रिश्चियंस को भी मार रहे हैं। ओके, तो आप अगर इन सारी चीजों को अगर आप देखें आज के टाइम पर, जब हिंदू क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदू को मार रहे हैं, मतलब सब मतलब ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा ही एक दूसरे के जो है कहते हैं ना जान के पीछे पड़े हुए क्या है। आज भी वही हो रहा है जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो वेयर इज द वर्ड इक्वालिटी, वेयर इज द वर्ड फ्रेटर्निटी, वेयर इज द वर्ड रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म क्यों था? फेडरलिज्म इंडिया में या और बाकी कंट्रीज में इसलिए था क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग जाति, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्ट्स को डिवाइड करना ही ठीक समझा। नाउ सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फिर बना सारे जो प्रोविजनल स्टेट्स थे, प्रोविंशियल स्टेट यानी प्रिंसली स्टेट यानी कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग छोटे बड़े राजा हुआ करते थे। उन सारे जगहों को, उन सारी रीजन्स को जहाँ पे छोटे छोटे राजा रूल कर रहे थे अभी तक 1947 से पहले तक, तो उन सारे स्टेट्स को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है एक स्टेट बना दिया, एक कंट्री बना दिया, और उस कंट्री को कहा जाता था यूनियन ऑफ स्टेट्स की यूनियन, यानी कि एक बड़ा स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ा स्टेट, एक बड़ा कंट्री। उस टाइम पे कंट्री को स्टेट कहा जाता था। वर्ड फेडरेशन नॉट यूज्ड बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरेशन वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जो इंडिया है, इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, वो फेडरलिज्म के ऊपर बेस हैं। यानी कि हमारे कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फेडरलिज्म के लिए एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। यानी कि फेडरलिज्म में फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी और लोकल गवर्नमेंट अलग होगी, कि 3 पार्ट्स में पावर को डिवाइड किया गया है। हमारा इंडियन यूनियन जो है वो बेस्ड है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। सो वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल यानी कि वर्टिकल होता है ये, और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया, वर्टिकल ऐसे हो गया। तो यही पूछा गया है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं? व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, द यूनियन, सेंट्रल एंड द स्टेट एंड द म्यूनिसिपैलिटी और द पंचायत एट द लोअर लेवल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब उन 3 पार्ट्स में है सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है आपकी। कौन कौन सी लेवल आ जाते हैं गवर्नमेंट के? सेंट्रल लेवल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फर्स्ट लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकंड लेवल हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट के सारे क्रियाकलापों को देखती है। सेंट्रल जो है पूरी कंट्री के क्रियाकलापों को देखती है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेशनल इश्यूज जो भी हैं, स्टेट जो है अपने स्टेट के इश्यूज को देखती है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इसी को कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड द पंचायत एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे आती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ जाता है, एक होती है गवर्नमेंट जो सिटी लेवल पे होती है, सिटी या टाउन को देखती है, और दूसरी होती है आपकी जो विलेज को देखती है। तो विलेज को देखने वाले जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं पंचायत, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, पंचायती राज सिस्टम, जो आप ऑलरेडी 7th क्लास में पंचायती राज सिस्टम आप पढ़ चुके हो। सिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट कहलाती है उसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। This division of power involving higher and the lower level of the government is called the vertical division of power. इसको हम कहते हैं vertical division of power। आगे आगे नीचे नीचे पावर जो है वो डिवाइड होती चली जाती हैं, and this is called the vertical division of power। नेक्स्ट चलते हैं, like state government,
सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड द ग्राम पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में नहीं आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी में कई चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट लाइक अपने स्टेट में काम करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे ये दो चीजें आती हैं, जो हो गई सिटी लेवल की गवर्नमेंट, हाँ एक तरीके से आप कह लीजिए ग्राम पंचायत इसके अंडर में आ सकता है, लेकिन जो है मतलब बहुत ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी जो है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका विलेज लेवल का, तो ये दोनों ही स्टेट में आते। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विलेज में ग्राम पंचायत को भी पैसा देता है विलेज के डेवलपमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा दे, वो भी हैं गरीब भी हैं, ठीक है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट बना हुआ है कि भाई इस स्टेट को इतना पैसा देना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और कई स्टेट जो हैं वो खुद से भी पैसा जो है वो करते हैं, बाई कैसे, बाई टैक्स, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। इफ वी कंसिडर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म studied above, all of them apply to our country। अभी तक जो हमने फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के, वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि फेडरलिज्म में जो भी कुछ लिखा है या फेडरलिज्म के जो भी फीचर्स हैं जो अब तक हमने पढ़ा है फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग, क्या ये फेडरलिज्म के फीचर्स स्टडीड अबव क्या सारे के सारे हमारी कंट्री में अप्लाई होते हैं? सब अप्लाई नहीं होते हैं। Now initially there was two tier system। स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में क्या होता था? टू टायर सिस्टम होता था। Now what is two tier system? अभी टू टायर सिस्टम क्या है? Later a third tier सिस्टम वाज एडेड, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि पहले क्या होता था? पहले सिर्फ सेंट्रल में गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज टू बी कॉल्ड एज टू टायर सिस्टम। लेकिन बाद में जब देखा गया कि स्टेट जो है गांव गांव तक नहीं पहुंच सकती, स्टेट जो है गवर्नमेंट वो हर एक सिटी में जाके डेवलपमेंट नहीं कर सकती, हर एक सिटी में जाके एजुकेशन नहीं देख सकती, ड्रिंकिंग वाटर नहीं देख सकती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकती, रोड कंस्ट्रक्शन सारी चीजें, मार्केट वगैरह जो भी है वो सारी चीजें एक एक मतलब प्लेस पे जाके नहीं देख सकती है। वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू रीच द विलेजेस के लिए। सो डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। हर टायर का अपना एक सेपरेट जुरिडिक्शन था। जुरिडिक्शन यानी कि जुडिशियरी अथॉरिटी, ठीक है। जुडिशरी अथॉरिटी यानी कि सबकी अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है उसी को बोलते हैं जुडिशरी अथॉरिटी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्लियरली ले डाउन थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेजिस्लेटिव पावर के तीन फोल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थ्री फोल्ड सिस्टम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट थ्री फोल्ड सिस्टम यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव की अलग पावर है, लेजिस्लेटिव के बाद आता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, ये आपके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इज जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे और किन चीजों में डिवाइडेड है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किन किन चीजों पर वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किन किन चीजों पर वर्क करती है, ठीक है। और ऐसी कौन से इश्यूज हैं, ऐसे कौन से वर्क हैं जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल के काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यूं इसीलिए गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ने नहीं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कुछ इश्यूज को जो है वो डिवाइड कर रखा है सेंट्रल और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। ये तीन लिस्ट्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के पूरे वर्क को डिवाइड किया हुआ है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पर, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियसली बता चुकी थी, कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पर जो है वो काम करती है। द नेशनल इंपॉर्टेंस, वो सब्जेक्ट जो नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो सब्जेक्ट्स हैं, जरूरी इश्यूज हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, देखती है और भालती है। डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी डिफेंस यानी कि डिफेंस में सारी चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखना। डिफेंस ऑफ द कंट्री मीन्स टू से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, ठीक है, सिक्योरिटी, कमांडोज, एवरीथिंग ये डिफेंस में आता है, ठीक। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, यानी कि फॉरेन इंटरनेशनली हमारे कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे किस तरीके के संबंध हैं, रिलेशंस कैसे हैं। बैंकिंग देखती है, कम्युनिकेशन देखती है, करेंसी देखती है। व्हाई ओनली दीज सब्जेक्ट ही क्यों है? बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि इन मैटर्स पर कंट्री की जनता भी यही चाहती थी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो कंट्री की जनता यही चाहती थी कि इन मैटर्स पर ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में एक जैसी ही पॉलिसी फॉलो की जाए। Now, who can make law on these subjects? So, union government alone can make law on these subjects. Union government यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले इन सब्जेक्ट्स पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना, इनको चेंज करना, किस तरीके से चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, चेंज करना है नहीं करना है, सारे जो लॉ है वो बनाने का और देखने का काम जो है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट
यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अभी स्टेट कौन कौन से कामों को देखती है? पुलिस देखती है, ट्रेड देखती है, कॉमर्स देखती है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन देखती है। जुरिडिक्शन इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का जुरिडिक्शन हमारी कंट्री में, और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करें तो हर स्टेट का जुरिडिक्शन यहाँ पर अलग अलग है। यूपी का जुरिडिक्शन अलग है तो कर्नाटका का अलग है, केरला का अलग है तो मध्य प्रदेश का अलग। Who can make law on these subjects? State government alone can make law on these subjects. इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट का ही सिर्फ हक है लॉ बनाने का, तोड़ने का, बिगाड़ने का, चीजें चेंज करने का सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हक है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर वर्क करती है। कॉमन इंटरेस्ट यानी कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। व्हाट हैपन इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू? अगर दो के बीच में, अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर दो के बीच में अगर कोई भी कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी भी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर कोई इशू होता है, कोई फाइट होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया होगा वही माननीय होगा। Who can make law on this? Both union as well as the state government can make law on this. Now कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। Now did you know आ जाइए। Now यूनियन में जो है यानी कि सेंट्रल में हमारी टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने अभी सब्जेक्ट्स पढ़े उसकी तरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हैज आ टोटल 47 सब्जेक्ट्स। रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये सारी जितना आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हो ये आप ऑलरेडी जो है क्लास 8th में भी आप पढ़ चुके हो। रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? The subjects not covered in those 3 list fall under this. जो सब्जेक्ट्स इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन में है, ना आपके स्टेट लिस्ट में है, ना आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो सब्जेक्ट रेजिडरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इफ यू वांट टू नो, अगर आप जानने के वो हैं, यू कैन गूगल इट, आपको गूगल पे पता चल जाएगा रेजिडरी सब्जेक्ट्स जो है इनके अलावा और क्या हो। हु कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स? इस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेजिस्लेट। इन सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाने का काम है, जैसे मैंने कहा ना कि लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पे भी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी लॉ बनाती है। नेक्स्ट आता है आपका कि नॉट ऑल स्टेट इन इंडिया हैव आइडेंटिकल पार्ट्स, सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस। यानी कि बहुत सारे स्टेट हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो कि जिनके पास कुछ आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, मतलब सारे स्टेट्स की अपनी, जैसे हर स्टेट की गवर्नमेंट की अपनी अपनी अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया में उनकी आइडेंटिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, नॉट ऑल स्टेट इन इंडिया हैव आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि सेम पार्ट्स सबके पास नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक प्रीवियसली आपको पता होगा जब से आर्टिकल 370 जो है हटा है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो बना दिया गया। लेकिन इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का था, सब कुछ इंडिया का ही पार्ट था, सब कुछ था, लेकिन जबरदस्ती का वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने स्पेशली जो है उस स्टेट को जो है आर्टिकल 370 लगाकर जो है जम्मू कश्मीर को जो है एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया हुआ था। यहाँ पे और जो बाकी स्टेट के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां पे शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर में जम्मू कश्मीर का पीओके वाला पार्ट आता है। जो किंग था उसने जो है जवाहरलाल नेहरू से बोला कि भाई मैं जम्मू कश्मीर में विलय, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय करना चाहता हूँ, मतलब मिक्स करना चाहता हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया था 1948 में। 1948 के बाद जो है जम्मू कश्मीर को जो है हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से फिर हमारी आर्मी भेजी और आर्मी ने जो है जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिला लिया। लेकिन जो राजा था वहाँ का, जो किंग था, उसने एक स्पेशल डिमांड करी कि भाई मैं विलय तभी करूंगा कि जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दिया जाए। स्पेशल स्टेट का दर्जा जो आर्टिकल 370 लगा के जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्पेशल राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दे दिया। इसी तरीके से हमारे और भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्पेशल पावर्स मिली हुई है उनको। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनमें कुछ इनको स्पेशल स्टेट का स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन इनको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हैं। उनमें आपका आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये आता है। यहाँ पर आर्टिकल 371 लगा है ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा है, इनकी जो सोशल लाइफ है वो ऐसी रही है, इस वजह से इनको
स्पेशल पावर्स दी गई हैं इन स्टेट्स को। तो इसका मेन कारण ये भी है कि भाई अगर वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए अलाउ कर दें तो बड़े बड़े, हमारी इंडिया में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ जाके ज़मीन खरीदेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ का फ्लोरा एंड फोना जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नाउ दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स। इंडिजीनियस पीपल्स यानी कि वहाँ पर जो स्पेशल ट्राइबल जाति है, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल होते हैं यानी कि ट्राइबल जाति, ट्राइबल पीपल। तो वहाँ के कुछ ट्राइबल पीपल्स को नागालैंड में भी, आसाम में भी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर जो है आज भी जो ट्राइबल जाति हैं वो आज भी रहती हैं, ठीक है, जो जंगली जाति हैं वो आज भी रहती हैं। कुछ ऐसी ट्राइबल जातियां हैं वहाँ पर नागालैंड में जो मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है, ऐसे भी है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं, एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बिलोंग करते हैं उसी ट्राइबल जाति से। लेकिन कुछ ट्राइबल जाति वो आज भी जंगलों में रहा करती है। तो उन ऐसी जातियों को, ऐसे लोगों को, पीपल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है देयर कल्चर, उनके कल्चर को, एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, और उन्हें वहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं, बैंकिंग है, जुडिशरी सिस्टम है, और आपका कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कई ऐसी कंपनीज वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन भी है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ के लोगों को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, ठीक है। इंडिया हु आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट, इंडियंस हु परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय अ लैंड और हाउस हेयर। नेक्स्ट है, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है हमारी वो प्लेसेस या हमारी वो सिटीज़ या स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स तो नहीं है वो, लाइक आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये हमारी कुछ ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं जो कि बहुत कम पार एंजॉय करती है, लिटिल पार, उनके पास इतनी ज़्यादा पार नहीं दी गई है उनको। और इंडियन यूनियन यानी कि क्योंकि सारे स्टेट्स को मिलाकर जितने भी प्रोविंशनल स्टेट्स थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, एंड प्रोविजनल स्टेट्स जितने थे, प्रोविंशियल स्टेट्स जितने थे इंडिया में, उन सबको मिला के जो है टोटल पूरा एक भारत बनाया, एक इंडिया बनाया, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। एंड टू बी देयर इज 25 स्टेट्स। सो एट दैट टाइम 1947 के टाइम पे 25 स्टेट्स जो थे वो हुआ करते थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट वो होते थे जो कि राजा के अंडर में होते थे, लेकिन डायरेक्टली उसमें ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। प्रोविंशियल स्टेट्स वो होते थे जिसको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। ऐसे स्टेट्स और अब सारी ये जो प्लेसेस थी, इनको एक साथ लेकर आना और एकजुट करना और 25 स्टेट्स बनाना, ये बहुत ही टेढ़ी खीर थी। मतलब पर्टिकुलर हर किंग से जाके बात करना, हर राजा से जाके बात करना, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या हैदराबाद के निज़ाम थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, इंडिया के साथ वो विलय करना नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनूं। इंडिपेंडेंट स्टेट से हटा के पूरा एक यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए कहा जाता है इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, सारे किंग्स से, सारे राजाओं से बातचीत करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना, सबके हितों के बारे में सोचना, ठीक है, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ओके, और सब की जो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उन सारी बातों पर एग्री करना गवर्नमेंट को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो सबकी बातों को एग्री करना। कोई राजा कह रहे हैं ये चाहिए हमें, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट। देयर आर टू स्मॉल टू बिग एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। बहुत छोटे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन उनको जो है अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्टेट्स के साथ जो है मिलाया नहीं गया, मिलाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो वो इतने छोटे थे कि उनको सिटी घोषित किया जाए, ठीक है, ना ही वो उनकी पॉपुलेशन या उनका एरिया जो था ना ही इतना बड़ा था कि उसको जो है स्टेट बोला जाए। ये यहाँ पर जो है प्रॉब्लम अराइज हो गई कि ना वो सिटी में हो पाए, ना वो शहर बन पाए, ना वो स्टेट बन पाए, ना वो कंट्री बन पाए, ठीक है। सो दैट इज वाई एक अनदर स्टेट्स के बाद एक अनदर हमारी कंट्री में एक और जो स्टेट्स को एक डिफरेंट नाम से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ओके, तो उसमें आपका चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, एंड यूनियन टेरिटरी इन सारी जगहों पर आते हैं। आपका दमन एंड दीव है, ठीक है। तो ये सारी प्लेसेस जो है
यूनियन टेरिटरी में आती हैं आपकी, ठीक है। नाउ दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट की पावर इनको दे नहीं सकती थे क्योंकि ये इतने बड़े नहीं थे, यहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं थी कि एरिया भी इनका इतना नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया, इसीलिए यहाँ पर जो है यूनियन टेरिटरी इसको इसलिए कहा है कि यूनियन की टेरिटरी है, यानी कि यूनियन कहाँ आ जाता है जब हम यूनियन बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है, यानी कि एक और भी चीज बोल सकते हैं इसमें हम, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जागीर है, यहां पर हम ये बोल सकते हैं। दैट इज वाई इट्स टू बी कॉल्ड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। अब यू कैन ऑल्सो से कि भाई दिल्ली को यूनियन टेरिटरी क्यों कहा जाता है, दिल्ली का तो एरिया बहुत बड़ा हुआ है, इतनी पॉपुलेशन है। अच्छा, कुछ मतलब सिटीज को सिटी घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए उनका कुछ पॉपुलेशन का हिसाब किताब होता है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेट्स अगर डिक्लेयर करने हैं तो स्टेट डिक्लेयर करने के लिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतने करोड़ या इतनी जो है होनी चाहिए, ठीक है। वो क्राइटेरिया ज्योग्राफी के अनदर पार्ट है, दैट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, वो उसमें है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी इतना नहीं पढ़ रहे हैं कि इतनी करोड़, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ लिख दी है, इट्स एग्जांपल, 1 करोड़ पॉपुलेशन स्टेट की होनी चाहिए, तभी किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग या पर्टिकुलर एरिया को जो है वो हम स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ या इतनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ना हाउ टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब इस पावर शेयरिंग को कैसे अरेंज किया गया है, तो इसके लिए क्या चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म में क्या चेंजेस किए गए। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट क्या हो गई आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई यूनियन टेरिटरी, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये दो जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर को शेयर करने के लिए, पावर को होल्ड करने के लिए। भाई आधी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कुछ स्टेट्स की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ही दोनों जो है पूरे देश को जो है रन करा रहे हैं, ये गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस दिस अरेंजमेंट, पार्लियामेंट जो है वो अकेले इकलौते तरीके से, यूनिटरी तरीके से जो है वो इन पावर्स को चेंज नहीं कर सकती है, इन सिस्टम्स को चेंज नहीं कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये सारे इश्यूज आते हैं जो आपने पढ़ा, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो पार्लियामेंट अलोन जो है अकेले इनके अरेंजमेंट नहीं कर सकती। देयर आर 2 स्टेप्स टू मेक चेंजेस, इसमें के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरीके से अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उसे चेंज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। 2 चेंजेस वो कौन से हैं, फर्स्ट है एनी चेंजेस टू इट हैज टू बी द फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। ये भी आप ऑलरेडी 7th में 8th में पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो आप। पार्लियामेंट जो हमने पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं 6th 7th 8th में, उन्हें याद होगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आपके ये है, एनसीईआरटी में है कि दोनों जो हाउसेस होते हैं, यानी कि लोकसभा और 2 हाउसेस कौन से होते हैं, राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं, जो मिनिस्टर्स बैठते हैं, अगर पार्लियामेंट को कुछ चेंज करना होता है तो वो प्रोविजन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा यानी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने रखा जाता है, और मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, मींस 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए है। पूरे सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनमें से 2/3 लोग ये कहें कि हाँ भाई किसी तरीके का कोई चेंजेस करना है, कोई चेंजेस की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामों में चेंजेस की जरूरत है, या काम नहीं कर पा रही है, या कुछ भी एनीथिंग, कोई नया इशू आया है, एनीथिंग, तो उसमें बोथ द हाउसेस की मंजूरी जो है वो जरूरी है। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद जो है दूसरा तरीका, 2 वे हैं, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा और उसमें भी जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उन टोटल स्टेट्स में से, लाइक हमारे 28 स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो लेजिस्लेचर के फेवर में होने चाहिए, तभी जो है किसी तरीके का अरेंजमेंट पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कर सकती है। समझ आ गया इतना? आई थिंक सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल है फेडरलिज्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रोल है जुडिशरी का, फेडरलिज्म को किस तरीके से काम करवाती है जुडिशरी, ठीक है ना। ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर, यानी कि जो जुडिशरी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं
ठीक है, और जो भी प्रोसीजर होता है उनको इम्प्लीमेंटेशन कराती है जुडिशरी। पढ़ा था ना आपने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने बताया था आपको 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव, जो क्या करती है? रूल्स, लॉ और रेगुलेशंस जो है वो बनाती है। सेकंड है आपका एक रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराती है, एग्जीक्यूट कराती है। और थर्ड है आपका जुडिशरी। वही जुडिशरी का रोल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है? इफ एनीवन वायलेट्स द लॉ, if anyone violates the rules or violates the law, then judiciary will punish that particular person, organization or committee. ठीक है, dispute about the division of power settled by high court and supreme court। अगर दो स्टेट्स के बीच में, किसी भी 2 स्टेट्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी रिवर को लेकर जो है बहुत सालों से जो है विवाद चल रहा था। ये आपने शायद 7th या 8th में पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली सारी क्लासेस पढ़ाती हूँ। कर्नाटका और तमिलनाडु का ये जो डिस्प्यूट था कावेरी रिवर को लेके, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का एंड कर्नाटका गवर्नमेंट का, ठीक है, कि कर्नाटका कहती है कि हमारे एरिया में जो है कावेरी ज़्यादा बहती है तो हमारा पानी का हक ज़्यादा होगा। तमिलनाडु कहता है कि हमारे एरिया में एंड होती है, हमारे एरिया में बाकी वहाँ से चलने के बाद बाकी हमारे एरिया में आती है, तो तमिलनाडु की सरकार कहती है हमारा हक ज़्यादा है। बहुत सालों से ये 2 स्टेट्स का डिस्प्यूट जो है ना वो चलता आ रहा था। तो इसी डिस्प्यूट को जो है ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट को में केस चला गया। पहले हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया अपने अकॉर्डिंग कि भाई चाहे कावेरी ज्यादा कर्नाटका में बहती हो, चाहे कावेरी जो है लास्ट में एंड में तमिलनाडु में आती हो, तो तमिलनाडु को ज्यादा पानी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो ये आया कि दोनों ही स्टेट्स जो है वो हाफ आधा आधा रिवर का पानी जो है, वाटर जो है वो यूज कर सकती हैं और आगे भी करती आएंगी। कोई भी और किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करती है। हाई कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ स्टेट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट जो है वो एट द हेड ऑफ द स्टेट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट जो है वो हेड होती है स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर जो मेन हेड है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हेड है वो है आपका हाई कोर्ट। सारी चीजें हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और बाकी लोअर कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए, ये सारा कुछ जो है ना, ये सारी चीजें, ये कोर्ट सिस्टम, ये सारा का सारा सब ब्रिटिशर्स ही बना के गए हैं, कोई इंडिया वालों ने नहीं बनाया। ये सब कुछ इंडिया वालों को कुछ नहीं पता था, कोर्ट्स क्या होता है, जुडिशियल क्या होता है, ठीक है। एक न्याय का जगह है, न्याय करने वाला एक जगह है, एक लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को जस्टिस देने के लिए जो है ये कोर्ट्स जो है वो बनाए गए थे। फेडरलिज्म ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब भी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि पूरा ये जो फेडरलिज्म है ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बना के गया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो कुछ पढ़ते हो वो सब जो है ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। ये कुछ जो है अपने आप से इंडियन लीडर्स ने या इंडियंस ने ये कुछ नहीं बनाया, ये सारा कुछ ब्रिटिशर्स ही लिख कर गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ इंडियन लीडर्स ने क्या किया था कि अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो चेंज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स के कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, कई ऐसे लॉज जो थे वो नहीं चल सकते थे। दैट इज वाई दे हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप ये जो फेडरलिज्म पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई नो टीचर विल टेल यू अबाउट दिस। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताने वाली किसी भी कीमत पे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम फॉलो कर रहे हैं। बस हमने एक इंडिपेंडेंट इंडिया को देखते हुए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री में इंडिपेंडेंट पीपल रहते हुए, देखते हुए, उन सारी इंडिपेंडेंट पीपल रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री है, देश आज़ाद हो गया है, इसको देखते हुए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, और आपका किससे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी टू डू द वेलफेयर इन स्टेट। स्टेट में वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के पास जो है पैसा कहां से आता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या नॉर्मल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कहां से पैसा आता है कि वो कंट्री की या स्टेट का वेलफेयर कर सके। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, लैंड, वाटर, बिजली, पानी, जो भी हम यूज करते हैं, उस पे गवर्नमेंट लगाती है लेवी टैक्सेस लगाती है, ठीक है। और वो सारा टैक्स जो है वो स्टेट के पास भी जाता है
और वो सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। जीएसटी सुना है ना आपने, जीएसटी। तो जीएसटी में एक है आपका सीजीएसटी और दूसरा है आपका एसजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट यानी स्टेट जीएसटी। जीएसटी एक ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे आपने बिल अगर आया होगा, कभी आपने कहीं खाना वाना खाया गए रेस्टोरेंट में या कोई सामान खरीदा है, तो जीएसटी के नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा रहता है। तो उसका मतलब ये है कि जो जीएसटी आपने पे किया है, जो टैक्स आपने पे किया है, उसका पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गया है और उसका पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गया है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाना पड़े या हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़े, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का पैसा टैक्स के थ्रू भी आता है और इट्स एन ड्यूटी, इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरीके का डेवलपमेंट, बिजली, पानी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए हर साल इतना करोड़ रुपए स्टेट्स को देती है, हर स्टेट को देती है, ठीक। नाउ दिस हेल्प देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे स्टेट की हेल्प होती है और स्टेट जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करता है, क्योंकि टैक्स आता है स्टेट के पास और उसी टैक्स से जो है अपनी स्टेट में डेवलपमेंट करना। तो होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैप्टर देखने के बाद। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द चैप्टर, इफ़ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, और इस चैनल पे हम हमेशा सोशल स्टडी ही स्टडी करते हैं, तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर। तो तब तक के लिए हम चलते हैं एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।